Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Psychology of Money written by Morgan Housel. We are starting with the chapter number 19. Title है All Together Now, पेज नंबर 203. और राइटर कहता है कि इस बुक में हमने चलिए देखते हैं अभी तक क्या पढ़ा, और वो आपको बधाई दे रहा है कि आप अभी तक इसे पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। और अब समय है कि ये देखने का कि हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं उनको इकट्ठा वो हमारी जीवन में कैसे काम आ सकता है। तो ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ समरी, जिसमें कुछ शॉर्ट और कुछ एक्शनेबल एक्शंस होंगे जो हमें हेल्प करेंगे कि हम लाइफ के अंदर बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस को ले सकें। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के राइटर कहता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी को या एडवाइस देते हैं या किसी से एडवाइस लेते हैं कि अपने पैसे के बारे में क्या करें, तो क्या हो सकता है और उसके क्या डेंजर्स हैं। यहाँ पे एक आदमी है हगिस, जो कि डेंटिस्ट के पास जाता है 1931 में। उसके मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द है और डेंटिस्ट उसको एक एनेस्थीसिया देता है उसके पेन को ईज़ करने के लिए। कुछ घंटे के बाद जब वो उठता है तो क्लैरेंस के 16 दांत और टॉन्सिल्स डॉक्टर रिमूव कर चुका होता है और वो विद इन अ वीक मर जाता है। उसकी वाइफ डेंटिस्ट को स्यू करती है, इसलिए नहीं कि सर्जरी उल्टी पुल्टी हो गई, क्योंकि 1931 के अंदर कोई भी सर्जरी होती थी उसमें मृत्यु के चांसेस होते ही थे। शी स्यूड हिम कि उसने कभी भी उस प्रोसीजर के लिए कॉन्सेंट नहीं लिया और ना उसको इस प्रोसीजर को करने के लिए बोला गया था। और उस समय 1931 के अंदर कोर्ट ने समझ किया कि डॉक्टर्स को फ्रीडम चाहिए कि वो बेस्ट ऑफिशियल डिसीज़न बना सके, उसके बिना वो साइंस की एडवांसमेंट को नहीं समझ सकेंगे। हिस्ट्री को अगर देखें और ईथोस के मेडिसिन को अगर हम देखें तो डॉक्टर का जॉब है कि वो पेशेंट को ठीक करे। पेशेंट डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बारे में क्या सोचता है ये कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। बुक द साइलेंट वर्ल्ड बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट ये लिखता है कि डॉक्टर ये समझता है कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसे पेशेंट की फिजिकल और इमोशनल नीड को ठीक करना है, और उसको करने के लिए उसके पास अपनी अथॉरिटी है। इसके लिए वो अगर पेशेंट को कंसल्ट नहीं करता है रिगार्डिंग द डिसीजन, इट डज़ नॉट मैटर। आइडिया ये है कि पेशेंट को अपने डिसीजन को बता के बर्डन देना भी मेडिसिन के ईथोस में नहीं है। इसमें कोई ईगो नहीं है, कोई मैलिशियसपना नहीं है। इसमें सिर्फ दो थिंग है कि हर पेशेंट ठीक होना चाहता है, ये एक यूनिवर्सल और राइट वे है उन्हें क्योर करने का। और पेशेंट को कॉन्सेंट नहीं लेना, ये हम 1931 की बात कर रहे हैं, उसको कोई भी उससे कॉन्सेंट ना लेना ट्रीटमेंट के प्लान के बारे में सेंस करता है, बिकॉज मेडिसिन के अंदर उनका पेशेंट का कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है, मेडिसिन उनके कंसेंट पे वर्क नहीं करती है। पिछले 50 साल में राइटर कहता है पेज नंबर 206 पे कि मेडिकल स्कूल्स ने अपनी टीचिंग को शिफ्ट किया है फ्रॉम ट्रीटिंग द डिजीज़ एंड टूवर्ड्स ट्रीटिंग द पेशेंट। अब हम बीमारी को नहीं, पेशेंट को ठीक करते हैं, पेशेंट को बताते हैं ट्रीटमेंट का प्लान क्या है और पेशेंट खुद डिसाइड करता है कि उसके लिए बेस्ट पाथ फॉरवर्ड क्या है। और ये जब डॉक्टर जे कैज़ॉन की बुक आई उसके बाद में शुरू हुआ, जहाँ पे कि बुक ने एक इन्फ्लुएंशियल बुक थी जिसने कि आर्ग्यू किया कि डॉक्टर क्या करना चाहता है और पेशेंट का व्यू उसके बारे में क्या होता है, ये बिल्कुल फ़र्क है। पेशेंट के बिलीफ को, उसके व्यू को कंसिडरेशन में रखना ज़रूरी है। उस बुक में लिखा था कि मेडिसिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन है और इंटेंशन बिटवीन द फिजिशियन एंड द पेशेंट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। और ये एक डेंजरस नॉनसेंस है टू असर्ट कि प्रैक्टिस ऑफ दिस आर्ट मीन्स मेडिसिन एंड द साइंस। फिजिशियन अपने खुद की इंटेंशन के ऊपर रिलाय कर सकता है, एबिलिटीज़ पे जज कर सकता है कि भाई यही राइट थिंग है। तो राइटर कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेडिसिन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिशियन एंड द पेशेंट्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। राइटर कहता है बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि ये प्रोफेशन है, फाइनेंशियल एडवाइस भी बिल्कुल ऐसी ही है। आप नहीं बता सकते हैं कि तुम अपने पैसे से क्या करो, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, आप क्या चाहते हैं, आप कब चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं।
राइटर कहते हैं इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसे से क्या करना है। मैं आपको उस डेंटिस्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि डेंटिस्ट एंड डॉक्टर्स यूजलेस हैं। दे हैव नॉलेज, दे नो द ऑड्स, दे नो क्या काम करता है। पेशेंट हो सकता है डिफरेंट कंक्लूजन निकालें कि उनको क्या ट्रीटमेंट राइट है, बट डॉक्टर नोज। फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी यही हैं। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है पैसे के बारे में। अगर लोग डिफरेंट कंक्लूजन करते भी हैं कि हाउ दे वांट टू यूज़ दिस ट्रूथ इन देयर फाइनेंसेस, उसको यूज़ कैसे करना है ये लोग खुद जज करेंगे। तो अभी हम एक छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर समझते हैं क्या क्या चीज़ें हमने सीखी ताकि हमें बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद मिले। ये कहता है कि ह्यूमिलिटी को अपने ज़िंदगी के अंदर लेके आएं जब चीज़ें ठीक चल रही हों, और फॉरगिव करें जब वो गलत हो रही हों। इसको एग्जैक्टली पढ़ें। गो आउट ऑफ योर वे टू फाइंड ह्यूमिलिटी व्हेन थिंग्स आर गोइंग राइट। घमंड नहीं करना। एंड फॉरगिवनेस एंड कंपैशन व्हेन दे गो रॉन्ग। कि कभी भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता है जितना कि वो लिखता है। ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपकी किस्मत, आपका रिस्क लेना, ये दोनों रियल है और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। जज जब आप अपने आप को जज कर रहे हो या दूसरे को जज कर रहे हो ना, तो डोंट फॉरगेट टू हैव योर ह्यूमिलिटी एंड फॉरगिवनेस। रिस्पेक्ट करें किस्मत की ताकत को, रिस्क को, और उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और राइटर कहता है फिर आपके पास में चांस भी है कि आप अपने लिए राइट रोल मॉडल्स को ढूंढें जो कि आपकी ज़िंदगी को डायरेक्शन दे सके, जो आपकी ज़िंदगी से समझ के कर सकें। सेकंड पॉइंट है लेस ईगो मोर वेल्थ। पैसे को बचाना तब होता है जब आपकी इनकम और ईगो के बीच में एक गैप आप क्रिएट करते हैं। वेल्थ वो है जो आप देख नहीं पाते हैं। सो वेल्थ क्रिएट होती है ताकि आप जो चीज़ें आज बाय कर सकते हैं आप उनको बाय करते नहीं हैं, ताकि आप थोड़ा पैसा और अपने फ्यूचर के लिए जमा कर सकें। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे अगर आप कितने मस्ती करनी है जीवन में उसके ऊपर कोई लिमिट ना लग सके। मीन्स अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने पैसे को मैनेज करके पैसे को बचाना होगा। थर्ड पॉइंट है मैनेज योर मनी इन द वे दैट इट हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट। इसको कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम हाईएस्ट रिटर्न लो या स्पेसिफिक परसेंटेज अपनी इनकम में से बचाओ। बहुत से लोग अच्छा सोते हैं चाहे वो हाईएस्ट रिटर्न नहीं पा रहे हैं। उसका कारण होता है कि वो कंजर्वेटिवली इन्वेस्टेड होते हैं। हर खर्चे को करने से पहले आप अपने आप को ये पूछें कि क्या ये मेरे को रात को सोने में मदद करेगा, या ये खर्चा करके मुझे नींद नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप इन्वेस्टर की तरह बेटर करना चाहते हैं तो सिंगल मोस्ट पावरफुल चीज़ जो है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के टाइम होराइजन को बढ़ा दें। समय बहुत ही पावरफुल फोर्स है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं और बड़ी मिस्टेक्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। ये आपके लक और रिस्क को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, लेकिन जो आप डिज़र्व करते हैं उसकी तरफ आपको पुश कर सकता है। पॉइंट नंबर 6 है इट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट अगर बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई हैं। आप आधी बार गलत होके भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े से आपके डिसीज़न ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े आउटकम आपकी लाइफ में देते हैं। तो दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है। बहुत सारी चीज़ें गलत करेंगे पर कुछ चीज़ों जो ठीक करेंगे उससे बहुत सारे पैसे आपकी ज़िंदगी में आएंगे। पता है मैं कितना काम करती हूँ उसके बाद भी महीने के आखिर में अगर मैं 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए बचा लूँ तो बहुत होता है। बट देन माई फ्रेंड्स मेड मी इन्वेस्ट इन टू वन प्रॉपर्टी बाय सेलिंग अ वेरी स्मॉल प्रॉपर्टी विच आई हैड एंड आई अर्न 1 करोड़ रुपीज़ इन अ ईयर टाइम। अगर मैं काम करा के उसको सोचती तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था। तो आपको मेजर करना है अपने फुल पोर्टफोलियो को। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स को नहीं देखना, ऑन दी होल देखना कि कितना आपको फ़ायदा हो रहा है। इट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट टू हैव सम पुअर इन्वेस्टमेंट्स एंड सम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। अगर हम एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट काम नहीं करी, तो अगर आप ऑन दी होल विन भी कर रहे हैं तो आपको लगेगा लो जी मैंने तो कुछ नहीं किया। और लूज़र जो है वो ऑन दी होल पैसा लूज़ कर रहे हैं, राइट।
लेकिन किसी में कमा रहे हैं तो उनको लगेगा विन कर रहे हैं। तो इट कैन बी द बोथ वे। द पॉइंट इज़ यूज़ मनी टू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम। अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ खुशी देती है तो वो ये है कि आपके पास ताकत और पावर हो कि आप अपनी लाइफ के टाइम को अपने हिसाब से जी सकें। आप वो कर सकें जो आप चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जितने लंबे समय तक चाहते हैं। और ये तभी होता है कि जब आपके पास में पैसे होते हैं। देन इज़ बी नाइसर एंड लेस फ्लैशी। कोई भी आपके पोजेशन से उतना इम्प्रेस नहीं होता जितने कि आप खुद होते हैं। आपको ये लगता है कि भाई मुझे एक फैंसी कार चाहिए, मुझे एक वॉच चाहिए, तो ये जनरली आप लोगों की रिस्पेक्ट और एडमिरेशन पाने के लिए करते हैं। अगर आपको रिस्पेक्ट और एडमिरेशन चाहिए तो आप लोगों के प्रति ह्यूमिलिटी रखें, उनको हेल्प करें, काइंड रहें, तो ये अपने आप ही आपको मिल जाएगी। देन इज सेव, जस्ट सेव। और सेव करने के लिए, पैसा बचाने के लिए आपके पास में कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए सेव करते हैं, डाउन पेमेंट के लिए सेव करते हैं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेव करते हैं। लेकिन उन चीज़ों के लिए सेव करना जिन्हें आप प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, कर पाते हैं। मेरी जो ज़िंदगियां हैं इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। सेविंग जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए होनी चाहिए। एंड इट शुड बी कि आपकी ज़िंदगी में फिर कुछ भी हो रहा हो आप उसमें से निकल सकें। अगर पैसा बचाया होगा तो निकल पाएंगे। Then the most important point is define the cost of success and be ready to pay it. कुछ भी ज़िंदगी के अंदर फ्री नहीं होता है, और मोस्टली जो फाइनेंशियल कॉस्ट होते हैं इनके विजिबल प्राइस टैग नहीं होते हैं। हम कुछ करते हैं फिर हमें रिग्रेट होता है, अनसर्टेनिटी, डाउट होता है। लेकिन आप ये जान ही लें कि मेरे हर एक्शन की कोई ना कोई फीस है। किसी ना किसी सक्सेस को पाने के लिए मैं पैसे सेव करूँगा तो कहीं ना कहीं से कुछ मस्ती से वंचित रह जाओगे ना। और अगर मैं खर्च करूँगा तो उसके भी एक पैसे कि आप सेव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट तो देनी ही है। अगर आप पैसे बचाने को ये सोचो कि नहीं मैं तो कंजूस हो गया, ये एक तरह का फ़ाइन है, रादर ऐसा सोचिए कि ये एक तरह की फ़ी है फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी। एंड देन वर्शिप रूम फॉर एरर। ये याद रखें, क्या हो सकता है फ्यूचर में और क्या आप सोच रहे हैं कि होगा, ये कभी भी ज़रूरी नहीं है कि सेम होगा। तो फ्यूचर में अगर आपको ठीक करना है तो आपको एंड्योरेंस चाहिए। एंड्योरेंस जो है ये कंपाउंडिंग मैजिक, यानी पैसे को बचाना और कंपाउंड करके उसको ग्रो करना, दैट गिव्स यू रूम टू एरर। ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत कंजर्वेटिव बात कर रहे हों, लेकिन इट कीप्स यू इन द गेम इवन इफ लॉट ऑफ अपहीवल्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। और दम अवॉइड करें एक्सट्रीम एंड्स ऑफ एनी फाइनेंशियल डिसीजंस। हमारी ज़िंदगी के गोल, हमारी इच्छाएं समय के साथ बदलती हैं, और अपने आप डिसीजन के सारे पैसे लगा के एक ही बिज़नेस के अंदर लगा दिए, या सारे ही पैसे बचा लिए और बिज़नेस की ग्रोथ में लगाए नहीं, ये दोनों एक्सट्रीम डिसीजंस आपको रिग्रेट कराएंगे एज यू विल इवॉल्व। राइटर कहता है कि कुछ रिस्क लेना अच्छी बात होती है क्योंकि आपको ज़िंदगी में ये पे ऑफ भी करता है, लेकिन ऐसे रिस्क लेना जो आपको बिल्कुल बर्बाद कर दे, वो आपको प्रिवेंट करता है कि आप फ्यूचर में कोई भी रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास में पैसा ही नहीं बचता है। पता है, मैंने 5-6 फ्रेंचाइज खोली, सक्सेसफुल होने के बाद भी बंद की, कियोस्क खेले बंद किए, लेकिन ये हमेशा मेरी टोटल इनकम के खर्चों से कम था। सो आई हैड अ कैपेसिटी टू टेक द रिस्क। तो आप डिफ़ाइन करें कि आप गेम कौन सा खोल रहे हैं। मेक श्योर करें कि आपके एक्शन जो हैं वो जो लोग डिफरेंट गेम खेल रहे हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड ना हो, आपसे, आपकी लाइफ से रिलेटेड आपकी लाइफ के लिए लिए जाएं। तो आंसर वही है जो आपके लिए वर्क करता है। तो रिस्पेक्ट करें मेस का। जो लोग बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, रीजनेबल होते हैं, वो भी फाइनेंस के बारे में एक डिफरेंट व्यू रखते हैं। With this, writer has closed his book. In the last, the chapter of the book 20th, he says कि साइकोलॉजी ऑफ माई ओन मनी, उसने ये बताया कि वो अपने पैसे को कैसे यूज़ करता रहा है। उसको हम अलग ऑडियो वीडियो में लेंगे। थैंक यू सो मच for being in this beautiful journey where we have learned what we have learned, and it has changed my way of being, my way of spending money. And believe me, ये बुक को पढ़ने में मुझे तकरीबन 1 महीने से ऊपर लगा, 1.5 महीना। माई सेविंग हैज़ इम्प्रूव्ड, माई स्पेंडिंग हैज़ गॉन डाउन, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट
in my financial decisions, because I'm not looking at anybody else. I'm looking at me, that what I'm supposed to do. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.